हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। आज हम पार्ट 3 नेचुरल एंड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि इंडिया का क्या स्टैंड है एनवायरमेंटल इश्यूज पर, इंडिया क्या सोचता है, क्या वो स्टैंड लेता है ग्लोबली। इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि इंडिया ने क्या एफर्ट्स किए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। पहला एफर्ट है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो व्हीकल्स है उसमें क्लीनर फ्यूल यूज हो, यानी कि ऐसे फ्यूल जो कि पल्यूटिव ना हो, जो कि धुआं वगैरह ना करें, जो पल्यूशन ना करें। देन एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था 2001 में, जो ये कोशिश करता है कि एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, यानी कि जो एनर्जी है उसका ऑप्टिमल यूज हो, कोई भी वेस्टेज ना हो, पूरा एफिशिएंटली उसका यूज किया जा सके। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 एनकरेज करता है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने के लिए, कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, जो कि जिससे कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो कभी खत्म ना हो, और साथ ही रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो पल्यूटिव भी नहीं होती। इवन बात की जाए तो आजकल इस चीज का भी बना दिया है कि घरों में आप अपने सोलर पैनल्स लगा सकते हो, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो घर पर ही। और अगर आपने उसको आप फ्री में यूज कर सकते हो, इन केस आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा रह जाती है, आपने ज्यादा बना दी और आपकी खपत उतनी हुई नहीं, तो उसके अलग से रुपए भी आपको दे दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये एनकरेज करता है लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी। देन जो गवर्नमेंट है वो स्कीम टू लॉन्च नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल। इस मिशन के अंडर 11 मिलियन की हेक्टेयर्स जो है लैंड का, जो इतना बड़ा पार्ट है 11 मिलियन हेक्टेयर, उस पर बायोडीजल प्रोड्यूस होगा, उस पर बायोडीजल बनाया जाएगा बाय 2011-12। इसके साथ ही इंडिया ने रेटिफाई की थी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2 अक्टूबर 2016 को। ये एक नई लाइन इसके अंदर जोड़ी गई है। देन इसके बाद इंडिया ने रिव्यू लिया था। किस चीज़ का रिव्यू लिया था? कि अर्थ समिट जो हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, तो उसके जो एग्रीमेंट्स जितने भी हुए थे कंट्रीज के बीच में, उसका एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कितना है, उसका रिव्यू इंडिया ने लिया था 1997 में। और एक कंक्लूजन जो इससे निकाला था वो ये था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अच्छी टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी, और जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट बचे, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नए और ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को अभी तक नहीं मिले हैं। इंडिया ये मानता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो हम जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को, जो अभी डेवलप कर रही हैं, डेवलप्ड नहीं हैं, उन कंट्रीज को अच्छी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करें कंसेशनल टर्म्स पे, कम कीमत पर अच्छी टेक्नोलॉजी जो है हमको प्रोवाइड करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिच कंट्रीज होती हैं वो टेक्नोलॉजी पर भी ज़्यादा खर्च करती हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है। और इसके साथ ही हमको कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करे, इंडिया ऐसा मानता है, ताकि हम लोग जो जो भी हमसे UNFCCC जो भी हमसे लेना चाहता है, जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन लेना चाहता है, जितने भी हमारे कमिटमेंट्स हैं UNFCCC के अंडर, हम उसे पूरा कर सके। और इंडिया ये मानता है कि उसमें कोई भी मीनिंगफुल ट्रांसफर प्रोग्रेस नहीं हुई है। देन इज सार्क। देखो, इंडिया ये भी अपना व्यू रखता है कि जितनी भी सार्क कंट्रीज हैं, अभी हमने पहले पढ़ा था, और सार्क कंट्रीज कौन कौन सी हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। जो सार्क कंट्रीज हैं उनकी एक कॉमन पोजीशन होनी चाहिए ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज पर,
जहाँ पर भी एनवायरनमेंट की डिस्कशन हो, एनवायरनमेंट का कोई इशू हो, तो जो सार्क मेंबर कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो अपना एक कॉमन पोजीशन रखें, किसी भी इशू पे अपना एक कॉमन राय रखें, ताकि हमारा जो रीजन है इसकी ज़्यादा वेटेज हो पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए इंडिया ये भी समझता है कि ये भी बहुत ज़रूरी है। देन इज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वन और मैनी। देखो, अभी तक हमने गवर्नमेंट की बात की है कि गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये वार्ताएं हो रही हैं, ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलेंटियर्स, जो कि एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा अवेकन है और वो तरह तरह की मूवमेंट करते हैं ताकि एनवायरमेंट को बचाया जा सके और जो पॉलिटिकल एक्शन है उसको भी रीइन्वेंट किया जा सके। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल एक बहुत फेमस हुआ था, स्वीडन की जो ग्रेटा थनबर्ग थी, उन्होंने किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट्स की थी, दैट वाज रियली कमेंडेबल। और इसके बाद वो काफ़ी इंटरनेशनल फोरम्स में भी अपनी एनवायरमेंटल स्पीचेस देने गई थी, जिससे उन्होंने देश को पूरे वर्ल्ड को बता दिया था कि ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, और जो कि एक बहुत ही सही बात भी थी। तो जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स होती हैं जितनी भी, ये कोशिश करती हैं कि यहाँ पर जैसा लिखा है, पॉलिटिकल एक्शंस आर बोर्न और रीइन्वेंटेड। ये कोशिश करती है गवर्नमेंट्स को एक नया विजन भी प्रोवाइड करती है, उनको लॉन्ग टर्म का कॉन्सिक्वेंस भी बताने की कोशिश करती है और उनकी पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। देन यहाँ पर हम कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट मूवमेंट हुई थी ग्लोबल साउथ में, मैक्सिको, चाइल, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका एंड देन इंडिया। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा एनॉर्मस प्रेशर फेस किया। देन फॉरेस्ट क्लियरिंग, हमने इतनी ज़्यादा एनवायरमेंटल एक्टिविज्म किया। देखो यहाँ पर जैसे फॉरेस्ट मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं मैक्सिको, चाइल, ब्राज़ील वगैरह में, हमने हर जगह पर किया है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट क्लियरिंग उसके बावजूद हो रही है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, डिस्पाइट कि हम इतना ज़्यादा उस पर बोल रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, इसके बावजूद ये सब हो रहा है। देन मिनरल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। यहाँ पर लेट्स इट में एक बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है, लेट्स फाइंड अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो है वो हम सेकेंड बुक में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। देन मिनरल इंडस्ट्री की हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, मिनरल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री इन द ऑन द प्लैनेट, मोस्ट पावरफुल इंडस्ट्री है। और जहाँ से मिनरल निकाले जाते हैं, किसी भी तरह का मिनरल हो, उसको, उस कंट्री को भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, लेकिन जो नुकसान है एनवायरनमेंट को वो बहुत ज़्यादा होता है। अब क्योंकि इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, तो वो जो मिनरल्स की इंडस्ट्री है वो एमएनसीज के लिए भी खोल दी गई है। अब प्रॉब्लम क्या है मिनरल को निकालने में? पहली चीज़ तो ये कि बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करती हैं ये कंपनीज, फिर वाटर और लैंड को पल्यूट कर देती हैं, वहाँ की जो नेटिव वेजिटेशन है उनको हटाना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ ज़मीन से निकालोगे तो जो ऊपर के पेड़ वगैरह हैं वो तो काटने ही पड़ेंगे, तो वो जो सारी वेजिटेशन है, वो हैबिटेट है, वो सब खत्म कर देती है। इसके साथ ही वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, जो कि हमेशा से वहीं पर रहे हैं, उनको डिस्प्लेस कर देती है, उनको कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ, यहाँ पर मत आओ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से मिनरल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। एक एग्जाम्पल, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है फिलीपींस का, जिसमें वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन एक एमएनसी आई थी, जो कि ये वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एमएनसी है। ये आई थी अपनी एक्टिविटीज़ करने फिलीपींस में। बहुत ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके अगेंस्ट कैंपेन किया था। देन ये जो कंपनी है WMC है, तो ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, एमएनसी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी इसको बहुत ज़्यादा ओपोजिशन फेस करना पड़ा था। देन नेक्स्ट इज
मेगा डैम्स की अगर बात करें तो एंटी मेगा डैम्स भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स होती हैं। डैम्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं वेजिटेशन को ख़त्म करते हैं, वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेगा डैम का एक बहुत ही अच्छा जो गुड प्लस पॉइंट वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, देन इरिगेशन वगैरह के लिए पानी की अवेलेबिलिटी करते हैं, मगर फिर भी ये वहाँ की वेजिटेशन जिस तरह से ख़त्म करते हैं, लोगों को जिस तरह से डिस्प्लेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ऐसा सेक्शन एग्जिस्ट करता है जो इनको अपोज करता है। अब 1980s में पहली एंटी डैम मोमेंट हुई थी नॉर्थ में। कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कि किसको बचाने के लिए हुई थी? फ्रैंकलिन रिवर को बचाने के लिए हुई थी कि इस रिवर को बचाओ। एंटी डैम मोमेंट थी। और एंटी डैम मोमेंट होती है वो प्रो रिवर मोमेंट भी होती है कि एंटी डैम डैम को हटाओ, रिवर को बचाओ। इसके साथ ही इसके जो आसपास के जो फॉरेस्ट्स हैं, फ्रैंकलिन रिवर के आसपास के फॉरेस्ट हैं, इसको भी बचाओ। देन इसके अलावा साउथ में भी मेगा डैम बिल्डिंग जब आने लगी, तब भी साउथ में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई थी इसके अगेंस्ट। टर्की से थाईलैंड तक लेकर अफ्रीका, इंडोनेशिया, चाइना, सब हर जगह पर हो रही थी। इंडिया में भी हुई है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था, मेधा पाटकर का बड़ा ही फेमस हुआ था। एक जो इम्पोर्टेंट इसकी का एक वो कही जा सकती है काबिलियत, या यूँ कहें कि इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो ये था कि नॉन वायलेंट थी ये प्रोटेस्ट इंडिया में। यानी कि इन्होंने हथियार वगैरह लेकर के ये अपनी मांगे लेने नहीं लग गए थे, इन्होंने बड़े ही पीसफुली ये सब कुछ किया था। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन के अगेंस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब राजस्थान, गुजरात, उन रीजन्स को जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी रहती है, राजस्थान और गुजरात के वो वाले जो रीजन है, उसमें जब लोगों को पानी मिल रहा है तो ये लोग इतना एंटी डैम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि यार हमें तुमने डिस्प्लेस कर दिया, उस एरिया से निकाल दिया, हमें कोई प्रॉपर रिहैबिलिटेशन तो दे दो, कहीं पर हमें बसा तो दो। ये व्हाट यू हैव डन, मतलब वहाँ की तो सारी लाइफ खत्म कर दी ना, वहाँ की वेजिटेशन खत्म कर दी, वहाँ से लोगों को हटा दिया। दिस इज अनफेयर। देन इज रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स। देखो, रिसोर्स जियो पॉलिटिक्स से हमारा मतलब है कि जोग्राफिकली लोकेशन डिफाइन करती है कि रिसोर्स कहाँ होंगे। किसी कंट्री में कोई रिसोर्स होता है, किसी कंट्री में कोई रिसोर्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर कंट्री में हर रिसोर्स फाइंड आउट होगा। अब तुम इंडिया का एग्जांपल ले लो। इंडिया में पेट्रोल, डीजल बहुत कम बनता है, मतलब इतना ज़्यादा कम बनता है कि हम मैक्सिमम पेट्रोल वगैरह वो इंपोर्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज जो हैं उनसे। तो हर हर जगह पर हर रिसोर्सेज मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब सब सहारन अफ्रीकन में, जो सब सहारन एरिया है अफ्रीका का, इतना डेजर्टिक एरिया है, पानी नहीं है वहाँ पर ढंग से। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स जन्म लेती है इस रिसोर्स अनइवननेस की वजह से। या तो कंट्रीज क्या करती हैं, अपने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखती हैं उन कंट्रीज से जिनको उनसे रिसोर्सेज लेने हैं, या फिर अपना इतना कंट्रोल रखती हैं उस कंट्री पे कि वो कंट्री चाहे ना चाहे उनको रिसोर्स तो वो वाला प्रोवाइड करना पड़ता है। तो दिस इज व्हाट अबाउट जियोपॉलिटिक्स। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, किसको कब क्या कैसे मिलता है। अब जो ये रिसोर्सेज है, इनका ऐसा नहीं है कि ये आज का फिनोमिना है, इस पे पॉलिटिक्स सिर्फ आज होती है। रिसोर्सेज पे पॉलिटिक्स पहले भी होती थी, पहले अंग्रेजों के ज़माने में भी होती थी। रिसोर्सेज जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़रिया था ग्लोबल एक्सपेंशन करने का यूरोपियन पावर्स के लिए। तुम्हें ये तो पता है कि जितनी भी यूरोपियन पावर हैं उन्होंने ही पूरे वर्ल्ड पर कब्जा किया है। मेनली यूरोप की कंट्रीज जितनी भी थी, ब्रिटेन हो जिसने हम पर कब्जा किया, देन फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल, ये सारे कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने बाकी कंट्रीज पर कब्जा किया है। वाई? रिसोर्सेज वॉज द रीजन, रिसोर्सेज वॉज द मीन्स
जिससे कब्जा किया, और रिसोर्सेज ही मोटिव्स थे जिसके लिए कब्जा किया। मतलब कि इंडिया में भी वो आए थे सिर्फ रिसोर्सेज को पाने के लिए। ऐसे ही तो यानी कि रिसोर्सेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूरोपियन पावर एक्सपेंशन में। देन रिसोर्सेज की वजह से इंटर स्टेट राइवलरी भी हो जाती है, यानी कि कंट्रीज आपस में भिड़ भी जाती हैं। अब जैसे आज की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश, काफ़ी इनका रिवर पे झगड़ा होता रहता है। हालांकि जब इंडस वाटर ट्रीटी हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब काफ़ी फ़र्क पड़ गया, लेकिन अभी भी इंडिया बांग्लादेश के बीच में तो खासकर होता है। देन पुराना टाइम की बात करें तो देखो, इंडिया में सिर्फ ब्रिटिश लोग नहीं आए थे, फ्रांस के लोग आए थे, पोर्टुगल के लोग आए थे। ये तो जो इनमें लड़ाइयाँ हुई तो सबसे ज़्यादा टिक सका वो ही ब्रिटेन लोग थे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंटर स्टेट राइवलरी भी रिसोर्सेज की वजह से होती है। देन वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज, ट्रेड, वॉर, पावर, और ये सब चीज़ें रहती हैं। देन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई, तब ये कोशिश की गई कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो अनइंटरप्टेड सप्लाई होती रहे उसकी, और वो रिसोर्सेज जो है वो रुके ना। और इन पर्टिकुलर ऑयल, ऑयल जो है वो तो बिल्कुल भी ना रुके, ताकि हम लोग बिना रुके जो है वो वॉर कर सकें। अगर कोई भी साइड पर रिसोर्सेज अगर कम पड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर तो पक्का ही है कि वो साइड ही हारेगी। तो इसीलिए ये कोशिश की गई कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास पूरे हों। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन कोल्ड वॉर, थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एरा आया वो कोल्ड वॉर का आया, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री ऑफ द नॉर्थ अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ मेथड्स टू इंश्योर द स्टडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ये कोशिश की गई, जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी, रिच कंट्रीज थी, उन्होंने ये कोशिश की कि रिसोर्सेज का स्टडी फ्लो जो है वो बना रहे, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इकोनॉमिकली डेवलप करना है, किसी भी तरह की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज ज़रूरी है। रिसोर्सेज नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। देन कैसे कैसे उन्होंने कोशिश की, जैसे कि वो मिलिट्री फोर्सेस अपनी लगा देते थे। एक्सप्लॉयटेशन साइट जहाँ से रिसोर्सेज निकालने हैं वहाँ पर मिलिट्री फोर्स वो लोग अपनी लगा देते थे। और इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं उनकी स्टॉक पाइलिंग कर लेते थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर कर लेते थे। इसके अलावा वो ये कोशिश करते थे, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, रिच कंट्रीज़ हैं कोल्ड वॉर के टाइम, कि जो फ्रेंडली गवर्नमेंट है उनको प्रॉप अप किया जाए, यानी कि फ्रेंडली गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया जाए जो हमसे दोस्ती बना के रखे और हमको अपने रिसोर्सेज लेने दे। अब जैसे कि यूएसए ने कोशिश की थी, वहाँ पे फिदेल कास्ट्रो जो थे क्यूबा के, उनको हटा करके एक अच्छी अपने फ्रेंड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की। या फिर यूएसए ने जब इराक में, यूएसए भिड़ा था इराक से, और जब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकालने की आड़ में भी उसने यही काम किया था कि यहाँ पे कोई मेरी दोस्त गवर्नमेंट जो है वो आ जाए ताकि मैं यहाँ के रिसोर्सेज ले सकूँ। और इसके अलावा ये भी कोशिश की जाती है कि उन मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को सपोर्ट किया जाए, फेवर किया जाए, जो कि हमारे इंटरेस्ट के साथ हों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये कोशिश की जाती रही है, ताकि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे हाथ में ही रहें, कि जिसके हाथ में रिसोर्सेज होंगे उसके हाथ में पावर होगी, उसी कंट्री की एडवांसमेंट होगी। अब जो ट्रेडिशनल वेस्टर्न थिंकिंग है वो हमेशा से ही इस बात के लिए कंसर्न रही कि हमारे पास रिसोर्सेज आते रहें, जो कि सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर जो दूसरी पार्टी है, यूएसए के अलावा जो दूसरी पार्टी है यूएसएसआर, वो उसको थ्रेटन कर सकती है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। उससे बचा करके हमको अपने रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास सप्लाई आती रहे। देन वेस्टर्न कंट्रोल, एक जो पर्टिकुलर कंसर्न है वो है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ऑयल, यानी कि तेल। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम नीचे भी देखने वाले हैं। सो आई थिंक आई शुड कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. If you liked, please do hit the like button, subscribe the channel and stay tuned for more.